हेलो टू ऑल। हम हमारे अध्याय प्रथम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में जिस अध्ययन बिंदु के बारे में, जिस अध्ययन विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उपलब्धियां। यानी आज हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता की सामाजिक उपलब्धियां क्या थी, यानी उसका समाज कैसा था, उधर की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और उधर की धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और इन क्षेत्रों में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो इसी पॉइंट को पढ़ते हुए हम जो पहला बिंदु पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, एक ही बात है। सभ्यता की सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे आर्थिक उपलब्धियां। आपको बुक में भी नज़र आ रहा होगा, हम पेज नंबर 11 की ओर पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, उसका जो समाज था वो भी, जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो भी पूर्ण रूप से संबल थी। जैसे आपको बताया, सिंधु सरस्वती सभ्यता के वासी जो थे उन लोगों को कृषि पालन करना आता था, पशुपालन करना आता था, व्यापार वाणिज्य करना आता था। वो लोग मुद्रा से भी परिचित थे। वो लोग हर मामले में नवीन साक्ष्य से ये संकेत मिलते हैं कि वो लोग घोड़े से भी परिचित थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए घोड़े का और घोड़े से बने गाड़ियों का भी उपयोग वो लोग किया करते थे। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो आर्थिक क्षेत्र है उसके मामले में वो संबल थे। और आर्थिक क्षेत्र को समझने के लिए हम आर्थिक व्यवस्था को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसका जो पॉइंट बन सकता है वो है उन्नत कृषि कार्य। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है उसका सबसे पहली आर्थिक उपलब्धि क्या है कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी कृषि बहुत उन्नत प्रकार की थी। यानी जो कृषि कार्य है वो अच्छी व्यवस्थित वे में किया जाता था। उसके अंदर अच्छे अच्छे बीजों का उपयोग और कई तरीके की फसलों का उपयोग करके आधुनिक प्रकार की जो कृषि हम देखते हैं उसी तरीके की कृषि पहले भी की जाती थी। समय समय पर जल वगैरह की व्यवस्था और जल उपलब्धता की व्यवस्था के साथ में कृषि कार्य किए जाते थे। बहुत तरीके के अनाज और सब्जियां वहाँ पर बोई जाती थी और वस्तु विनिमय द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताएं भी पूरी की जाती थी। जैसे कौन कौन से अनाज, ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा आदि अनाज उत्पादित किए जाते थे। खजूर, तिल, चावल, कपास उत्पादित किया जाता था। और हल किस प्रकार से किया जाता था, आड़ी और तिरछी हल प्रणाली के द्वारा। और दोहरी फसल की जाती थी, यानी एक समय में दो फसलें उगाई जाती थी। और फसल कटाई तांबे के हाशिए और पत्थर के फलक द्वारा की जाती थी, लकड़ी के जिन पर हत्थे लगे हुए होते थे, यानी कि औजार भी वहाँ पर उपलब्ध थे। उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा उद्योग व्यवस्था। यानी कि वहाँ कृषि कार्य तो अच्छा था ही, परंतु उसके साथ साथ में सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो औद्योगिक व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी थी। यानी कि इसके उद्योग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रकार के और उन्नत प्रकार के थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का भी प्रचलन था। वो केवल अपने ही क्षेत्र से संबंधित नहीं बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर भी सामानों का आयात निर्यात किया करते थे। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के कांटे, आरिया, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू आदि के बर्तन वहाँ मिलते हैं। इनका उद्योग व्यापार किया जाता था। कलाकृतियाँ मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, इन सब चीज़ों को वो लोग बेचते थे। धातु से बने हुए औजार और मूर्तियाँ भी बेचते थे। मिट्टी के बर्तन भी वो बेचते और ख़रीदते थे। सीपी, शंख, सेलखड़ी, कीमती पत्थर, आभूषण और मणके, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर मिली हैं जिनका व्यापार होता था। 2500 मोहरें भी मिली हैं जो कि सेल खड़ी से बनी है, जिससे हमें पता चलता था कि व्यापार में कहीं ना कहीं वो लोग मोहरों का उपयोग भी करते थे। मानव आकृति, पेड़ पौधे, इन सब से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं जिनका भी व्यापार किया जाता था। कई सारे वस्त्र भी मिले हैं, कताई बुनाई के औजार भी मिले, जिससे पता चलता है कि वहाँ वस्त्र उद्योग भी प्रचलन में था। अब इसके बाद में आर्थिक जीवन को समझने के लिए तीसरा बिंदु जो हम पढ़ेंगे वो होगा व्यापार या वाणिज्य। व्यापार व वाणिज्य, ये इसका तीसरा पॉइंट है आपके आर्थिक उपलब्धियों वाले का।
आर्थिक उपलब्धियां जो है इसका ये तीसरा बिंदु है। व्यापार और वाणिज्य, यानी ये बताया है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर ही तो व्यापार होता ही था, परंतु अपने क्षेत्र से बाहर विदेशी व्यापारों का भी प्रचलन था, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार वहाँ प्रचलित थे। ताम्र, खनिक, रत्न और एवं धातु निर्मित सामग्री, पात्र, उपकरण, आभूषण आदि का व्यापार होता था। यहाँ बताया संभवतः तांबा राजस्थान के गणेश्वर में, सोना मैसूर, चांदी अफगानिस्तान से और काफ़ी सारे कीमती पत्थर गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, यानी कि इन सब राज्यों से, इन सब क्षेत्रों से सिंधु सरस्वती सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। सिंधुवासी जो हैं उनके लिए मेलुहा शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था, यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लोग सिंधुवासियों को क्या कहते थे? मेलुहा। इधर आप अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न बन सकता है छोटा सा 1 नंबर का। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों में भी सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसी मोहरें मिली है, यानी कि मेसोपोटामिया अपने विदेशों तक भी सिंधु सरस्वती सभ्यता का कहीं ना कहीं आदान प्रदान और व्यापार वाणिज्य फैला हुआ था। फिर लोथल से बटन के सामान गोलाकार मोहरें भी मिली, यानी इन क्षेत्रों में भी व्यापार वाणिज्य चला करता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली और मापतोल के लिए एक निश्चित व्यवस्था भी लागू की गई थी, यानी वस्तु के बीच में विनिमय करके ज़्यादा व्यापार को, काम को आगे बढ़ाया जाता था। और जैसे बताया चर्ट, जेसार और अगेट के बने हुए होते थे। क्या बने हुए होते थे? बाट बने हुए होते थे, ठीक है, जिनसे तोल का काम किया जाता था। बाट की जो श्रृंखला है, जो इसका क्रम है, जो इसका भार है, कैसे बांटा है? यानी दुगना होता चला जा रहा है, 1 के बाद 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार के ये बने हुए थे। ये तो बात हो गई अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। अब अपन जो दूसरा बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसका सामाजिक जीवन संबंधित विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की सामाजिक उपलब्धियां या फिर सामाजिक जीवन संबंधी विशेषताएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का सामाजिक जीवन जिस प्रकार का था, अगर हम उसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा उसका सामाजिक जीवन बहुत ज़्यादा व्यवस्थित था। वो एक सिंधुवासी सामाजिक प्राणी थे, एक दूसरे की हेल्प करके, सहायता करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे और उनमें समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति ज्ञान, आदर, सम्मान सब कुछ था और उनके अंदर मानवीयता के साथ में उन्होंने अपने समाज को बहुत व्यवस्थित, क्रमबद्ध रूप से सटीक बना रखा था। तो इस तरीके से अगर हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत किस किस वर्ग में बटा हुआ था समाज में शासक वर्ग था और उसके साथ में कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग था। शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग कहाँ रहते थे? गढ़ी में रहते थे और अन्य जो बचे कुछ वर्ग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो नगर भाग में रहते थे। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का मान लो ये पूरा एक क्षेत्र है, इसमें जो गढ़ी वाला, दुर्ग वाला भाग था, इसमें तो बड़े बड़े कर्मचारी और राज परिवार रहता था और नीचे का जो ये सामान्य क्षेत्र था, ये नगर क्षेत्र कहलाता था, जिसके अंतर्गत सामान्य लोग रहते थे। गढ़ी वाला क्षेत्र थोड़ा ऊंचा था और ये वाला थोड़ा नीचे था। इसके यहाँ आपको अंडरलाइन करना है कौन कौन से वर्ग मिलते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जो आज भी हम देखते हैं। मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी क्या पता चलता है हमें कि यहाँ पर नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और कौन सी सत्ता यहाँ पर प्रचलित थी? अंडरलाइन कर लोगे आप, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था जो थी यहाँ पर प्रचलन में थी, ठीक है। उसके बाद ये बताया है कि स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। साथ में ये बताया है कि यहाँ पर मुद्रा पर ढोलक का चित्र मिला है। इससे पता चलता है कि वो लोग गीत संगीत में भी और वाद्य कला में भी इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे। और आखेट और संगीत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, यानी उनके सामाजिक जीवन से संबंधित हमें जानकारी मिली है कि वो लोग वस्त्र पहनते थे, आभूषण दोनों ही वर्ग पहनते थे। घर के अंदर कौन सी सत्ता चलती थी? मातृ सत्तात्मक प्रणाली है। पूरे नगर के 2 भाग
भाग थे, गढ़ी क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र में सामान्य जनता, गढ़ी क्षेत्र में राज परिवार और कर्मचारी वर्ग थे। पूरा समाज जो है अलग अलग वर्गों में बटा था, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, राज परिवार वर्ग, कर्मचारी वर्ग, इस व्यापारिक वर्ग, अलग अलग इसके वर्ग बटे हुए थे और नारी का सम्मान किया जाता था। अब जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता का धार्मिक जीवन। अपन अब जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सभ्यता की धार्मिक उपलब्धियां एवं धार्मिक विशेषताएं। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो धर्म संबंधित विशेषताएं हैं, कैसा वो धार्मिक जीवन जीते थे, उसके बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर बताया जाएगा। इसको भी अगर अपन देखें तो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसका जो भाग है वो है वृक्ष, जल और पशु पूजा। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत वृक्षों की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी, पशु पूजा की जाती थी। वृक्ष यानी काफ़ी सारे वहाँ पर ऐसे वृक्ष मिले हैं जिसके आसपास में प्रमाण मिले हैं पूजा आदि के, यानी वो वृक्षों को पूजते थे। जैसे आज भी हम लोग तुलसी को, पीपल को, बरगद को पूजते हैं, वो लोग जल की पूजा करते थे। इसका तो स्पष्ट प्रमाण मिला ही है क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता सिंधु नदी के पास में थी और वो नदी उनके लिए पवित्र नदी में गंगा समान मानी जाती थी। साथ में उनके जीवन में स्नान का भी विशेष महत्व, जब तो बड़े बड़े स्नानागार बनाए हुए हैं, जगह जगह कुएं थे हर एक घर में, यानी जल का विशेष महत्व था। साथ में पशु पूजा करते थे। इसका कैसे प्रमाण मिला? काफ़ी सारी पशुओं की मूर्ति वहाँ पर मिली है जिसके माध्यम से हमें उनके पशु से संबंधित कोई ना कोई धार्मिक महत्व की जानकारी मिलती है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखोगे हड़प्पा में जो वृक्ष है उसके भीतर ये माना जाता था कि आत्मा का निवास होता है, इसलिए वो वृक्ष की पूजा करते थे। उन्होंने अपनी सभ्यता के अंतर्गत मातृ देवी की उपासना की, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप के योग परंपरा आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी। इधर आप अंडरलाइन कर लोगे। एक यहाँ मूर्ति मिली है जिस मूर्ति में गर्भ से पौधा निकल रहा है, यानी उन्होंने उस मूर्ति को पृथ्वी नाम माता माना है, यानी वो पृथ्वी की भी, धरा की भी पूजा किया करते थे। साथ में बताया है सिंधु, इस पर आप अंडरलाइन करोगे जो मैं पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 11 का लास्ट पैराग्राफ है। सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है, यानी कि पद्म आसन में वो बैठा हुआ है और उसके एक तरफ हाथी, दूसरी तरफ बाघ है और एक तरफ उसके भैंसा, गेंडा और नीचे हिरण्यन्य मोहर में योगी की मुद्रा में मूर्ति दिखाई गई है। त्रिमुखी और त्रिशृंगी भी बताया है, जिसके 3 मुख हैं जैसे ब्रह्मा जी के होते हैं और नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया, यानी कि उन्होंने मानव का, पशुओं का, सबका संबंध रखते हुए पूजा को प्रदर्शित किया कि वो लोग पूजा पाठ किया करते हैं। और अगला जो इसका भाग है धार्मिक जीवन से संबंधित वो है तप, योग और यज्ञ। तप, योग एवं यज्ञ, यानी क्योंकि हमने ये देखा है कि कई स्नानागारों के आसपास में, कई जलकुंडों के आसपास में, कई घरों के आसपास में वहाँ पर यज्ञ करने वाले, आहुति देने वाले कुंड मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है वो लोग यज्ञ किया करते थे। उसके अंदर हड्डियों के कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ अन्न के अवशेष मिले हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि उनके जीवन में यज्ञ का विशेष महत्व था। योग की जानकारी हमें किससे मिलती है? अभी जो हमने सब पढ़ा इस तरीके के चित्र मिले हैं, पद्मासन अवस्था में मिले हैं, कुछ योग करते हुए मिले हैं, यानी कि उनके जीवन में योग का भी संपर्क था, वो लोग योग से परिचित थे। और तप यानी वो लोग तपस्या से भी संबंधित थे, परिचित थे। जैसे बताया कालीबंगा, बाणावती, राखीगढ़ी, लोथल, इन सब जगहों में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जहाँ पर यज्ञ किया जाता था। पद्मासन की मूर्ति, योगेश्वर की मूर्ति हमें यज्ञ का ज्ञान देती, योग का ज्ञान देती है। और योगासन मुद्रा में और भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली हैं। मोरों पर एक सिंह वाले वृषभ का भी चित्रण मिला है। कुबरदाल, बैल, बाघ, हाथी के भी चित्र हमें मिले हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि वो पशुओं को देवता के रूप में पूजते थे। इस तरीके से मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, जो कि हमें ये बताता है कि जल की पवित्रता और स्नान से उनके जीवन में महत्वपूर्ण संबंध था। और अब हम जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है
राजनीतिक उपलब्धियां या फिर उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक जीवन या राजनीतिक विशेषताएं हम इसे कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। ठीक है, तो राजनीतिक उपलब्धियां के बारे में क्या बताया है, यद्यपि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। सिंधु सरस्वती वासियों की मूल रुचि व्यापार करना था, वो लोग व्यापार करने में ही ज़्यादा रुचि रखते थे। प्रशासनिक दृष्टि से उनका जो पूरा साम्राज्य है 4 भागों में बटा था, अंडरलाइन कर लीजिए आप, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। व्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण। देखो आपने ये देखा कि राजनीति में उनका कोई विशेष इंटरेस्ट था नहीं, केवल व्यापार किया करते थे। पूरा जो साम्राज्य 4 भागों में बटा था। उसके बाद ये बताया है कि जो नगर नियोजन है, यानी नगर को जिस प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता वो उनकी बहुत अच्छी थी। वो नगरों की स्वच्छता का ध्यान रखते थे, सभी के मकान एक से होते थे, साफ सफाई थी, नालियाँ बनी हुई थी, सड़कें बनी हुई थी, समान आकार की पक्की ईंटें थी, न यानी नगर नियोजन अच्छा था। उसके बाद में ये बता रहा है, ये जो सब जानकारी हमें दे रहे हैं कि नगर नियोजन अच्छा था, व्यापार अच्छे से चलता था, वहाँ के लोग शांति प्रिय थे, ज़्यादा झगड़ा वगैरह उधर होता नहीं था, हिंसा का स्थान नहीं था। इससे ये पता चलता है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी ही रही होगी, जब भी वहाँ का जो जीवन है वो इतना व्यवस्थित था। व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के भी वहाँ संकेत मिले हैं, क्योंकि साथ में अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नहीं मिले हैं। इसका मतलब वहाँ के लोग शांति प्रिय थे। हथियार जो मिले हैं वहाँ पर, उसके अंदर कांसे की आरी, तलवार, भाला, कटार, चाकू, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमें बताती हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक, सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, वो हमारे भारत से ही संबंधित है और हमें इस पर गर्व होते हुए इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। इसलिए हमने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। यहाँ पर आज आपका ये सिंधु सरस्वती सभ्यता संबंधित टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है महाजनपद काल, वैदिक काल से संबंधित, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैं आपको जितना भी अपन ने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, जो आपके गृह कार्य के भी प्रश्न हैं, तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये सब भी आपको जो मैंने बताया वो सबको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और ये आपके गृह कार्य के प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहले मैं आपको अति लघुत्रात्मक प्रकार के बता रही हूँ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 जो है आपका वो है मेहुला शब्द। मैंने कहा था अंडरलाइन करने के लिए, आपने किया होगा उस जगह। मेहुला शब्द का प्रयोग किसके लिए एवं किसके द्वारा किया जाता था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 इसी अति लघुत्रात्मक प्रकार का ही है आपका ये प्रश्न। आभूषण बनाने के कारखाने हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल में रहे होंगे, ये आपको बताना है। आप देखेंगे इसका आंसर आपको 11 पेज पर ही उद्योग व्यवस्था के सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। सिंधु सभ्यता में मापतोल की व्यवस्था क्या थी? ठीक है,
ये 3 प्रश्न आपके जो हैं ये अति लघुतरात्मक प्रकार के हैं। अब मैं आपको लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न बता रही हूँ, ये आपने नोट कर लिए होंगे। लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं। वो 3 तक थे, ये चौथा है आपका। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जल व वृक्ष का धार्मिक महत्व था। कथन स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको ये कथन स्पष्ट करना है। किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वृक्ष और जल का धर्म से संबंध था। प्रश्न नंबर 5 जो है ये भी लघुतरात्मक प्रकार का है। इसके अंतर्गत आपको जो प्रश्न दिया जा रहा है वो ये है, सिंधु सभ्यता कृषि, ये सभ्यता की कृषि व्यवस्था पर टिप्पणी दीजिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन की व्याख्या कीजिए। और अब मैं आपको निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपके 7 प्रश्न इस विषय से संबंधित बने हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है, टाइम से टाइम पूरा कर लेना है और होमवर्क आपको समय से पूरा करते रहना है। नोटबुक को भी प्रिपेयर करते रहना है, अपडेट करते रहना है। अब चैप्टर के आगे का जो विषय है वैदिक काल से संबंधित, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।